बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। हम दोनों आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आपका वीकेंड कैसा गुजरा ये तो मैं आपसे जानूंगा ही, लेकिन मैं आपसे ये जानूंगा जो आपका सफ़र था इस्लामाबाद से लाहौर का, वो कैसा रहा है? आपको कोई मुश्किल आई या फराह हमारे साथ शेयर करेंगी? ये आपको कैसे पता चल जाता है हर चीज़ का? मुझे लगता है हमजा ने ना जैसे हर तरफ स्कैनर्स लगाए हुए, कैमरे लगाए हुए। ये हमेशा हमजा मेरा, आपने कितनी लास्ट टाइम व्हेन यू ट्रेवल्ड रात का सफ़र आपने किया? मैंने लास्ट रात का सफ़र किया था 3 हफ्ते पहले, जब मैंने आपसे शेयर भी किया था। अच्छा, और कैसा था? मेरा जो जीटी रोड का सफ़र था ना वो खासा मुश्किल था, मोटरवे का तो आगे से फिर आसान था। ठीक है, मगर एक जो मुझे है ना शिकवा, वो कहते हैं ना आंखें माथे पे रखना। सो जब आप मोटरवे पे या जीटी पे कहीं पे भी सफ़र कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है सारे पाकिस्तानियों ने गाड़ियों की आंखें ज़रूर माथे पे रखी होती हैं। हाई बीम की बात, हाई बीम पे चलने का मुझे नहीं मालूम कि क्यों हम लोगों को इतना, एक हाई बीम में चलने का और एक जिसे कहना हाई स्पीड लेन में चलने का शौक। उस लेन को तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना होते। हमें लगता है कि दूसरा जो है ना वो हमारी कुछ नाजायज कब्जा कर रहा है, हमारे हक मार रहा है। हम तेज है ना, इसलिए जो स्पीड लेन है ना राइट वाली, उसमें हम जाना जो है उसको छोड़ना ही नहीं हम चाहते। और दूसरा ये है कि हाई बीम वाली आप बात बिल्कुल ठीक करेंगे, ये तमाम लोगों का। वैसे तो हम जो है ना कहते हैं कि जी कि खातीन जो है वो गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, लेकिन सारे मर्द हजरात होते हैं जिन्होंने हाई बीम की होती है और गाड़ी बहुत बुरी चलाते हैं। और पता है हमजा, इसके ना मेडिकल रीजंस भी हैं। इसे कि बहुत सारे लोग जो है उन्हें जिसे कह रहे हैं लाइट सेंसिटिविटी होती है, और वो इतनी शदीद हो सकती है बाज़ औक़ात कि उसकी वजह से उन्हें कोई अटैक भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। सो एकदम से जो आप, और फिर इतनी नस्ल की, इतनी रंग की आजकल तो लाइट्स आ गई हैं। मुझे नहीं समझ आती कि गाड़ी की जो जेन्युइन हेडलाइट्स है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि हम उसके साथ और बहुत सारी इंटेंसिटी की लाइट्स जो हैं, जो पूरी पीछे से ऐसे लगता है जैसे खुदा न खास्ता क्या क़यामत आ गई है, और आप उस अफरा तफरी में इधर उधर हो रहे थे। तो ये एक शिकवा है मुझे उन सब लोगों से। ये नहीं कि सिर्फ आप सामने से आ रहे हो तो हाई बीम हो तो उससे प्रॉब्लम होता है, जब आप पीछे भी होते हैं तो रात के वक्त खुसूसी तौर पर वो आपके जो मिरर्स होते हैं उससे आपको काफी रिफ्लेक्शन आता है और आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। ये इशू होता है हमेशा। सो आई रिक्वेस्ट जो सब लोग गाड़ी चलाते हैं कि गाड़ी की बीम जो है उसको कम रखें। सिर्फ आप अकेले हैं, रोड पे अंधेरा है और नहीं नजर आ रहा और आपको देखने की जरूरत है दूर तक, तो थोड़ी देर के लिए हाई बीम कर लेना मुनासिब है। क्योंकि इसकी वजह से ना मैंने देखा है, मुझे चूँकि खुद फोटो सेंसिटिविटी है, तो आपको हेडेक शुरू हो सकता है। और फिर जितनी बुरी लाइटें हैं ना मोटरवे पुलिस की, अगर वो कहीं नज़दीक से गुजर रहे हों तो आपके लिए रोड पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। उसकी इतनी स्पार्कलिंग और इतनी तेज़ लाइट्स हैं, लेकिन इसलिए अच्छी लगती है कि चलो दूर से अगर किसी को नजर आएंगी तो खुदा ना खास्ता क्राइम सीन के ऊपर लोगों को पता चल जाता है कि पुलिस आ गई। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और हम अब बढ़ रहे हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोयटा में जलसा, ऑपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम नवाज कहती हैं कि अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बटेंगे, कठपुतलियों का खेल खत्म, अवाम की हकमियत का सूरज तुलू होने को है। लाहौरियों का इंतजार खत्म हुआ, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। आज से शहरी नई नवेली ट्रेन पर सफर के मजे लूटेंगे। पोलियो से जंग जारी, 128 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 30 मिलियन से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। तो जी जनाब, टॉप स्टोरी तो फराह हमारी वही है कि दूसरी पे आने से पहले मुझे आपकी नई नवेली ट्रेन का जितना मजा आया ना, इसलिए कि वो नई नवेली दुल्हन तो मैंने सुना था, ये नई नवेली ट्रेन जो है वो जितने मजे से आपने कहा, जितना दुल्हन का इंतजार किया जाता है ना, तो इस ट्रेन का भी लाहौरियों ने उतना ही इंतजार किया है और बिल आखिरकार जो है ये ट्रेन चल पड़ी है। लेकिन फराह, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये सर्दी में उस गर्मा गर्मी की जो सियासी रहनुमा जो है ना वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। PDM ने गुज़श्ता रोज़ भी कोयटा के अयूब स्टेडियम में पावर शो किया है। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने जलसे में शिरकत की है। और जो बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे
बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे, खिताब भी नहीं करेंगे, तो पहुँचे तो नहीं लेकिन वीडियो लिंक पे खिताब करके उन्होंने बहुत सारे लोगों की, जिसे कहना चाहिए, उम्मीदों पे शायद पानी भी फेर दिया। बहुत सारी जो कयास सराइयाँ थी उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि NRO की ज़रूरत अपोजिशन को नहीं, इमरान खान को पड़ेगी। बिल्कुल, और वो भी जो है ना काफ़ी देर बाद उनकी बारी आई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो ये मौलाना साहब जो थे कल खासे बरसे हैं वज़ीर आज़म पे, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर का जो आगाज़ किया था फरा, वो आपको पता है कि वो जो फ्रांस में एक मामला हुआ, हम उसका भी जिक्र करेंगे तो और वो हम बहुत शिद्दत से करेंगे, इसलिए कि हम भी उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जो कि हर मुसलमान को बहुत नागवार भी गुजरा है और उसके लिए बहुत मुश्किल है इस सारे, जिसे कहना चाहिए ना, ऑफेंस को बर्दाश्त करना, क्योंकि ऑफेंस है, आप मुसलसल जज्बात जो है भड़का रहे हैं। बिल्कुल। उनके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि कठपुतलियों का खेल अब खत्म होने को है। अभी इस हवाले से बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब। सवाल मैं उनसे करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हारून रशीद साहब, फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस का फैसला आया है उसके बाद इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि नून लीग का अपना तर्ज अमल ऐसा रहा है कि कुछ हुआ हो और उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा पेश किया, अपने हक में फैसले ना आने पर तो हमेशा अदालतों पर तनकीद की जाती रही, तो ये रवैया क्या है कि अब एक फैसला आया तो इमरान खान जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं? गुजारे ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही जैसे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जजों से मेरे खिलाफ फैसला करवाया गया, यानी जितने भी फैसले हुए अभी उन्हें अब्सकॉन्डर करार दिया गया। इससे पहले उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म हुई और भी फैसले उनके ख़िलाफ़ हुए, और वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास वसाइल से, मेरी आमदन से ज़्यादा वसाइल हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है। ये कहते हैं कि TT में क्या हर्ज है, ये कानूनी काम है। कई सौ गुना आमदन उनकी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, सैफुर रहमान ने जस्टिस क़य्यूम को फ़ोन किया, ये इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं कि भाईजान कहते हैं कि बेनज़ीर को जेल भेज दो इतने साल के लिए, और ये कर दो और फलां कर दो। ये मुंतकिम मिजाज लोग हैं और इनकी किसी बात की कोई उसूली अहमियत नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है जो हमारी गर्दन पर ये सवार है, ये भी जरदारी भी। और इमरान खान भी कोई खुशकिस्मती नहीं है हमारी, जिसको कारोबार हुकूमत का फ़हम ही नहीं है, ना मरदम शनासी है, ना मामला फ़हमी है। तो ये इस्तीफ़ा देना इन्होंने दिया। इन्होंने अपनी बेटी को 100 अरब रुपए का फंड बना दिया था यूथ लोन स्कीम का, जिसको अदालत ने रोक दिया था, और 1 करोड़ और 70 लाख दरखास्तें आई थी, हर एक के साथ 100 रुपया लगा हुआ था और मरियम के नाम पे अकाउंट था। 1 करोड़ 70 लाख को ज़रा 100 से ज़रब दें, 1 अरब 70 करोड़ रुपए कहाँ गए? 10 मिलियन डॉलर का गालबन, मुमकिन है इससे कुछ कम या ज़्यादा हो। चेक ओबामा ने दिया था एजुकेशन के लिए, इसको एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए मरियम को, वो पैसे कहाँ गए? और ये वो मरियम है जो ये कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं जी, और जिनको चंद गाड़ियां लेने के लिए कराची एयरपोर्ट पे आई तो इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि कराची शहर मुझ पर निछावर हो गया है और मैं लाहौर जितनी पॉपुलर हो गई हूँ। लाहौर में तो है पॉपुलर, खैर ये तो बात तो सही है। तो ये बात यह है कि इस तरह की चीज़ों पर हुकूमतें मुस्ताफ़ी होती हैं, लेकिन वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह न किया हो। जी ठीक है। हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोयटा के जलसे में अमली तौर पर शिरकत करने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने को तरजीह दी है। क्या ये उनके लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिरकत से ज़्यादा अहम था? क्या PDM में शामिल दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ आपको मुखलिस नज़र आ रही हैं? इनमें से कोई भी किसी के साथ मुखलिस नहीं है। बाकी वो बिल्कुल दानाई का फैसला किया है, वहाँ हुकूमत बना सकती है गिलगित बल्तिस्तान में। उनका जो मकतब फ़िक्र है, रिलीजियस मकतब फ़िक्र, उसके करीब तर है वहाँ की आबादी गिलगित बल्तिस्तान की, और हुकूमत बना सकती है या अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी। इस्टेब्लिशमेंट तो मुदाखलत करेगी नहीं और हुकूमत भी झक नहीं मारेगी, उम्मीद है। तो यहाँ उसे क्या लेना था आके, और अगर तकरीर उसने उस पर कर दी। दूसरी बात यह है कि उसने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं बिलावल भुट्टो ने।
और पीपल्स पार्टी ने, यानी इस्टेब्लिशमेंट के अगर करप्शन के केसेस में उन्हें कोई राय दे दे, नरमी करे, डिले कर दे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएंगे। पीडीएम तो किसी वक्त टूट भी सकती है। ये कौन से ये अलायंस इनकी क्या, मुखलस होना क्या होता है? वो नेपोलियन ने कहा था, देयर आर एलाइज एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स, नो फ्रेंड्स। सियासत में या दुश्मन होते हैं या हलीफ होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है बिलावल ने ठीक फैसला किया है, और मेरा ये भी ख्याल है कि मौके से फ़ायदा उठाएगी पीपल्स पार्टी भी, और नून लीग के मुखालफीन भी, और पीपल्स पार्टी के साथ नरमी करेंगे, और इस सिचुएशन की असल बेनिफिशरी नून लीग होगी। ये अब्बास नूरानी जैसे लोग और ये वो प्रोफेसर साहब जो हैं साजिद मीर जैसे लोग, शामिल बाजा, इनमें से कोई नहीं होगा, ना चकदे होगा, ना असफंदियार होगा, और नून लीग ने तो तकरीबन खुदकुशी कर ली है। हारून रशीद साहब, आपने भी अवैस नूरानी साहब का जिक्र किया, उनके हवाले से एक बयान जो है मुतनाज़ा, उन्होंने कहा मैंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था, बाद में उनकी तरदीद भी आ गई, लेकिन एक बयानिया उनका उस वक्त सामने आया जिससे तमाम उस वक्त जो मौजूद थी पीडीएम की क़यादत जो शरीक थी, किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की, सब खामोश बैठे रहे। ये जो तर्ज अमल है ये क्या है कि जब हुकूमत ने उस पर रिएक्ट किया तो उनकी तरफ से तरदीद आ गई, लेकिन बाकी रहनुमा जो मौजूद थे उन्होंने चुपचाप उस बयानिए को सुना भी और उस पर कुछ कहा भी नहीं। ये देखो ना, एक पागलपन है। एक जब लोग मुगालतों में पड़ जाते हैं कि ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ उनकी तरजीह एक नाकस तरजीह होती है, आमकाना। यानी जब आदमी इंतकाम पे तुला होता है तो उसके हवास काम तो नहीं करते, उसकी अक्ल तो नहीं काम करती उस वक्त। वहाँ उन्हें कहना चाहिए था भाई ये बात नामुनासिब है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। रह गया अवैस नूरानी, वो 3 में न 13 में, उसको कोई चकमा दिया होगा तुझे सेनेटर बना देंगे, एमएनए बना देंगे, और उसको किसी ने कहा होगा ये फिक्र कहें। उसका बाप तो बहुत बड़ा आदमी था, उसका बाप जो है वो उसके घर के करीब से गुजरा। वो उस वक्त भी सैलाब आया था कराची में, ज़ियारत देखने के लिए गया था, तो किसी ने कहा ये है मौलाना शाह अहमद नूरानी का फ्लैट। वो तो देख के दंग ही रह गया, इतना छोटा सा घर इतने बड़े लीडर का। तो देखता रहा कुछ देर और कहा मौलाना को मेरा सलाम कहना। वो नायत सादा आदमी थे और अपने मौक़ा पे बहुत डट जाते थे। इसको उनके साहबजादे को ना कोई फ़हम है, ना कोई पता है। बलूचिस्तान नहीं होगा तो पाकिस्तान क्या होगा? आप अपना सारा समंदर उसके हवाले करते हैं। ये तो राह की प्लानिंग है, $500 मिलियन वहाँ वो खर्च करते हैं। नहायत बचगाना बात की है, और सिर्फ अब्बास नूरानी क्या, पूरी पीडीएम अपनी तबाही का रास्ता खोल रही है। हुकूमत की मुखालफत में कोई हर्ज नहीं होता, जितनी चाहे मजम्मत करें, कुछ मुबालगा भी करें तो लोग बुरा नहीं मनाते, लेकिन इन्होंने तो रियासत ही की मजम्मत शुरू कर दी। और बलूचिस्तान अलग हो गया। बलूचिस्तान तो कायद आज़म खुद पर्सनली जाते थे, ज़ाती इंटरेस्ट लेके उसको कराया। बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान है कि आपकी कोस्ट लाइन तो सारी बलूचिस्तान है। किसी ज़माने में कराची शहर भी बलूचिस्तान का हिस्सा था, याद है। ठीक है, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। ज़रा JUIFA का इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं। ज़रूरी है। बड़ा अहम जो था जलसा था, और बड़ी तादाद में वहाँ पर JUIFA के जो थे सपोर्टर्स मौजूद थे। JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी तहरीक अब और ज़ोर से आगे बढ़ेगी। क्या इरादे हैं मौलाना साहब के, JUIFA के, PDM के? गुज़श्ता अगर हम बात करें, जब पिछली बार निकले थे मौलाना साहब, तो दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। अब क्या मुख्तलिफ होगा? देखिए ना जी, आप सफ़र करते हैं तो रास्ते में रोड पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है, तो आपका सफ़र रुक जाता है। तो सबसे पहले अक्लमंद आदमी उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, फिर सफ़र जारी रखता है। हमारा सफ़र जो है वो हकीकी आज़ादी का सफ़र है। हमने पिछले साल जो सफ़र किया तो वो पत्थर बहुत ज़्यादा भारी था, हम अकेले उसको नहीं हटा सके, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ तो अवामी स्ट्रीट वाली एक जमात पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, और हम PTI को तो अवामी जमात नहीं मानते। अगर हम अवामी जमात मानते तो एक दिन हम जलसा कर दे, एक दिन ये जलसा कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब तीनों जमातें मिलकर उस पत्थर को हटा देंगे, और जब पत्थर हट जाएगा हमारा सफ़र जारी रह जाएगा।
रुकावट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह उस पर क़यास न करें आप। इस दफ़ा इंशाअल्लाह इस तहरीक का इख्तिताम वो हुकूमत के ख़ात्मे पर होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ये भी फरमाइएगा कि कल मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान ने जलसे में कहा कि जब मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की तो हुकूमत क्यों खामोश रही। आप बताइए कि मौलाना खुद भी तो तकरीबन 10 साल, एक दहाई, बहुत बड़ा अरसा है कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं। उन्होंने कश्मीरियों के लिए ऐसा क्या किया जो मौजूदा हुकूमत नहीं कर पा रही? उस 10 साल में क्या किया गया कश्मीर के लिए? देखें, आप इस हकीकत को नहीं भूल सकते कि कश्मीर कमेटी का क्या दायरा कार है। कश्मीर तो अगर आज़ाद होगा जिहाद से तो जिहाद हमारी फ़ौज करेगी और उसका ऐलान माफ़ कीजिए, इसका ऐलान हमारे वज़ीर आज़म करेंगे या सुप्रीम कमांडर सदर करेंगे। अब कमेटी तो आपको सेहत की कमेटी, तालीम की कमेटी, वो सिफारिश दे सकती है, आगे तो नहीं चल सकते। ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कि इमरान खान ने 72 सालों में पहली दफ़ा सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन के लिए वोट दिया है इंडिया को। हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। ये हमारे खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ था। फिर इमरान खान ने क्या किया है कि वोट देकर उसके बाद ये दुआ की है कि मोदी आ जाए और मसला कश्मीर हल होगा। ये इनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हमारा ये दावा है कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ये हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाए, वो हिस्सा भारत को मिल जाए, दरमियान में एक छोटा सा हिस्सा जो है वो उसको आज़ाद कर दिया जाए। ये एक बात थी। फिर मोदी जीता तो मोदी का तो इंतखाबी नारा ये था कि मैं कश्मीर के मुतनाज़ ख़त्म करूँगा। तो फिर इमरान खान क्यों दुआ कर रहे थे? तो ज़रा इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आप सब चीज़ों सामने रखें। फिर 5 अगस्त 2019 में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया मुकम्मल। उससे पहले हमसे फाटा से कब्ज़ा करवा दिया है। इस तरह उनको एक बहाना बन गया है। अब ये कश्मीर फरोश कहने से नाराज़ ना हो, कश्मीर बिक गया है। मुफ्ती फरमा दीजिएगा कता कलामी की माजरत के साथ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो जैसे आपने खुद कहा पहले भी आप अकेले रह गए थे, इस दफ़ा क्या यकीन दहानी है कि आप अकेले नहीं रहेंगे और इस दफ़ा जो है वो आपके साथ चलेंगे और आपके साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म से कोशिशें जारी रखेंगे? पिछली दफ़ा बारात में दूल्हा सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब थे। अब हमने दूल्हे 3 बना दिए हैं। अब बिलावल साहब भी हमारा दूल्हा है, मियाँ साहब भी हमारे दूल्हे हैं। तो ज़ाहिर है आप वो सवाल तो नहीं कर सकते ना। देखो, कभी आप गर्म कपड़े पहनते हैं, कभी आप तो नरम कपड़े पहनते हैं। गर्मी आती है तो नरम कपड़ा होता है और सर्दी आती है तो गर्म कपड़ा। अब अगर किसी आदमी ने सर्दी में गर्म कपड़े पहने हैं और जाकर फिर गर्मी के अंदर नरम पहनता है तो आप गर्म पहने, आपने सर्दी के अंदर पहने थे। जब तीनों मिलकर जाएंगे, हमने उस टेक्निकल गलतियों को उस पर हमने वो काबू पा लिया है कि अकेले अगर मौलाना साहब को क्रेडिट मिलता है तो हो सकता है बाद पार्टियों को इख्तिलाफ हो। हमने क्रेडिट की बात ही ख़त्म कर दी। हमारा होस्ट पीपल पार्टी है और हमारे बयानिया को तश्कील देने वाला नवाज शरीफ है, PTM का सरबराह मौलाना फजल रहमान है। इस तरह तमाम क़ुव्वतों को एक जमा कर दिया गया। अब हमारी जंग आसान हो गई। जी ठीक है, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ शुक्रिया। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और वो क्या जुमला था हमजा जो कि आपने कहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जुमला कहा था मुझे खुद याद नहीं है। मैं फरा से जानने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है भी है ना, बिल्कुल उसको गोल करने की कोशिश कर रही। आपने कहा था ना कोई नई नवेली का जिक्र था उसमें। अच्छा, नई नवेली ट्रेन एक जो है ना आ गई है और लाहौरियों का इंतजार आखिरकार। टिपिकल मर्दाना जुमला, नई नवेली ट्रेन, यानी हर चीज़ है ना वो नई नवेली बहुत अच्छी। नहीं तो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करती कि टिपिकल मर्दाना जुमला ही मुझे बोलना चाहिए। लेकिन ये लाहौरी खासे खुश थे। मेरी कुछ लाहौरियों से बात भी हुई ना तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि शुक्र है ये मंसूबा अब शुरू हो गया। हाँ, इसलिए कि एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ा।
और आज से यानी आज सुबह 7 बजे से जिंदा दिलाने लाहौर जो है बकौल हमजा के नई नवेली ट्रेन पर सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक चला करेगी और मंसूबा एक था, लेकिन इफ्तिताह करने के लिए 2 ग्रुप पहुंच गए। दो इफ्तिताह हुए हैं, एक तरफ फीता काटा गया और दूसरी तरफ मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। और वो दूसरा ग्रुप कौन सा था? पिछली पंजाब हुकूमत जो थी, यानी कि नून लीग के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने इस मंसूबे को इनिशिएट किया था। एक्चुअली वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे कि मंसूबा तो हमारा था, बनाया तो हमने था, शुरू तो हमने किया था। ऑरेंज लाइन ट्रेन का बाकायदा और बाज़ाब्ता इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। इस तकरीब में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत, इफ्तिताह के बाद ट्रेन ने अपना पहला सफ़र भी मुकम्मल किया। इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला पंजाब ने खिताब भी किया है और उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का क्लाइमेक्स चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC का मंसूबा है, जिससे तरक्की और खुशहाली के नए बाब शुरू होंगे और बाहमी दोस्ती का रिश्ता मज़ीद गहरा, मज़ीद मीठा और मज़ीद मजबूत होगा। हुकूमत पंजाब कोरोना की वजह से पैदा होने वाली इक्तिसादी सूरत हाल और महदूद वसाइल के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए हुकूमत पंजाब तकरीबन 15 अरब रुपए के अखराजात यानी सब्सिडी भी अदा करेगी। जी, तो इससे पहले ना मुस्लिम लीग नून ने भी जो इफ्तिताह किया मंसूबे का जैन मंदिर चौक पर अनारकली स्टेशन पर किया गया, जिसमें या सादिक मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे, परवेज़ मलिक भी मौजूद थे। ऑरेंज लाइन जो मंसूबा है फरा, ये तकरीबन 27.5 किलोमीटर का ट्रैक है और 26 स्टेशन बनाए गए। और इसके हवाले से ना शिबली फराज साहब ने कुछ मुख्तलिफ कहा है जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तो मुझे समझ में नहीं आई कि हुकूमत जो है वो क्या कहना चाह रही है। क्या वो ये कहना चाह रही है कि एक अच्छा मंसूबा या ये कि एक इतना अच्छा मंसूबा नहीं। पहले भी कहते रहे, लेकिन अब तो उसको ओन कर रहे हैं ना, तो अब अभी भी ये बयान आना जो है, ये 2 मुख्तलिफ बयानात लगे। एनीवे, ट्रेन जो है वो चल पड़ी है और डेरा गुजरा से अली टाउन तक का सफ़र ये तय करेगी। किराया 40 रुपये होगा, जो कि बड़ा ही अफोर्डेबल है। आप जाना चाहेंगे ट्रेन में? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज ही इस ट्रेन पर सफ़र करूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगी ताकि हमें पता चल सके कि ये ट्रेन का, इसलिए कि ट्रेन मुझे जो लगता है ना, लाहौर बड़ा हिस्टोरिकल शहर भी है, सो वो जो ऊपर से ट्रेन सफ़र करती है तो शहर का वो व्यू देखने का कभी हमें मौका नहीं मिला होगा जो कि आप इसमें बैठकर आप कर सकते हो। सो अगर आपने सफ़र करना है वो तो एक है ही, लेकिन आपने इंजॉय करना है राइड को और शहर को और उसके डिफरेंट मनाजिर को, तो जैसे कहते हैं ना, ऊपर से आप हर चीज़ को देख सकते हैं इस ट्रेन से सफ़र करते हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये 24 जो हैं एलिवेटेड जो हैं बनाए गए हैं, जबकि 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फ़हीम, बताइए कौन से स्टेशन पर मौजूद हैं, कहाँ पर मौजूद हैं? ये सफ़ेद हाथी जिसको कहा जा रहा था, लोग इससे खुश हैं या नहीं? कितने लोगों ने आज इस पर सफ़र किया? हमजा, ये आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये तो अली टाउन स्टेशन है और ये पहला स्टेशन है जो ठोकर न्याज ब्रेक से मिलता है और डेरा गुजरा तक जाता है। उससे पहले मैं जो अभी फरा ने बात की कि जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ये शहर से ऊपर चलेगी और ऊपर का व्यू देगी, तो इसके रास्ते में जो शालामार बाग आएगा, उसके बाद जो दीगर तारीखी मकामात हैं, लाहौर रेलवे स्टेशन है, गुलाबी मस्जिद है, इस तरह के तारीखी मकामात हैं जो कि इस ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर बैठने वाले जो हैं वो बाहर के नज़ारों में देख सकेंगे। अब अगर थोड़ी सी मैं बता दूं बात कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं और लोगों का क्या रिस्पांस है, तो सुबह सवेरे ही जैसे ये ट्रेन चली है तो लाहौरिये जो हैं इस ट्रेन से लुत्फानंदोज़ होने के लिए, सफ़र करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो सर्विस दी जा रही है वो तो बैनुल अक़वामी म्यार की है ही, लेकिन जो यहाँ पर नज़ारे हैं वो भी काबिल दीद हैं। यहाँ पर एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है, मेरे बिल्कुल पीछे से यहाँ पर लोग आपसे टिकट खरीदेंगे, उसके बाद फिर साथ से इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से भी तकरीबन 70 फुट का फासला है जहाँ पर ट्रैक है और वहाँ से जाकर लोग सफ़र करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। स्टूडेंट्स लोग मौजूद हैं यहाँ पर, कारोबारी अफराद लोग कुछ हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप से कहाँ पर आए हैं और इसका कोई कितना फ़ायदा आपको पहुँचेगा? पहले तो ये बहुत मैं स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये तो बहुत रिलायबल है। हाफ एन आवर मेरा सफ़र हुआ है, मतलब पहले अगर मेरा 1.5 आवर लगता था, 1.5 घंटा लगता था, तो अभी मेरा आधा घंटा लगा हुआ यहाँ पर पहुँचने में। तो बहुत बेहतरीन सहूलत है हमारे लिए और बाकी इस चीज़ को मेनटेन करने के लिए आगे हमें जद्दोजहद करनी चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप बताइएगा जी कि कैसा लगा? जी, सफ़र तो बहुत अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है
को चलना चाहिए। और अच्छे आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि जो सहूलियत आपको दे दी गई हैं, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से इसको यूज़ करें, इसको बर्बाद ना करें। बिल्कुल जी, फरा लोगों को एहसास भी है कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इसकी अहमियत क्या है और इसको संभालना भी बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जदीद सहूलियात हैं। यहाँ पर आप 130 रुपये का एक कार्ड लेते हैं, उसके बाद उसको रिचार्ज भी करवा सकते हैं, मंथली तौर पर भी उसको रिचार्ज करवाया जा सकता है। उसके बाद आज के दिन और अभी इब्तदाई तौर पर लोगों को यहाँ पर 40 रुपये का टोकन भी दिया जा रहा है। और आज जो सबसे बड़े मज़ेदार और दिलचस्प मनाजिर ये थे कि यहाँ पर फैमिलीज जो थी वो यहाँ पर आई थी इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। और सबका ये कहना है कि ये सबसे अहम चीज़ जो है माहौल के हवाले से ये ऑरेंज लाइन काफ़ी अहम होगी, क्योंकि लाहौर में स्मोक का सीज़न जो है अगले 10-15 दिन में शुरू होने वाला है। रहे और फ़हीम ने ये भी बताया कि फैमिलीज ने इसको पिकनिक पॉइंट भी बनाया, जरा इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पॉइंट बनाए, लेकिन पाकिस्तानी तरीके से नहीं। इसलिए कि जो मुझे पीछे फैसिलिटीज़ नज़र आ रही थी बहुत अच्छी थी। आप किसी एयरपोर्ट पे जाएं तो इस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलता है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा था। सो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मुझे तो यूके के अंडरग्राउंड सारी याद आ गई ना, जिस तरह से अब ये जिस तरह से कार्ड का इजरा किया गया है। सो यकीनी तौर पर ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि मौसम के लिए भी अच्छी हों, आबो हवा के लिए भी अच्छी हों, जेब पर भी भारी ना हो और वैसे भी हम लोगों के लिए कन्वीनियंस का टाइम बचता हो, उसको ख्याल से एहतियात से इस्तेमाल करना भी हमारा इसका ख्याल ज़रूर रखें। जिस तरीके से आपने BRT पेशावर के साथ किया था, सीटें फाड़ दी थी आपने, वैसा नहीं करना। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने फ़ोन नंबर क्यों लिखते हैं? वैसे ये भी तो मर्द हजरात ही लिख रहे होते हैं। अच्छा, मर्द हजरात पे डाल दें। मैंने नहीं कभी किसी खातून का नंबर लिखा देखा है कहीं कि मुझे इस नंबर पे राब्ता करें? अब मुझे नहीं पता वो नंबर कौन लिखता है, लेकिन जो भी लिखता है वो नंबर नहीं लिखना चाहिए। कुछ भी ऐसी कोई चीज गंद नहीं डालना आपने। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त हुकूमत के लिए अपोजिशन तो एक चैलेंज दे ही रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपोजिशन के जल्द से नहीं बल्कि महंगाई है। इसका इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। हालिया इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज़ पहले एक निजी टीवी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस मसले ने उनकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं और वो है खाने पीने की अशिया की महंगाई। और इस मौके पर जो है उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये दावा तब भी किया गया था फराज जिस वक्त टाइगर फोर्स सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि अब 2 हफ्ते हो चुके हैं वो टाइगर फोर्स अपना काम कर रही है। लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया और वज़ीर-ए-आज़म को दावा किया अभी हफ्ता तो नहीं गुजरा, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि मुल्क में महंगाई का जोर कुछ कम होता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.23% जो है वो कमी हुई। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान मुल्क में महंगाई की जो मजमूई शरह है 8.76% रही। 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 की कीमतों में कमी और 26 की कीमतें जो हैं वो एज इट इज़ रही, मुस्तहकम रही। बिल्कुल, इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 8 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। LPG का अगर घरेलू सिलेंडर है तो वो 10 रुपये महंगा हुआ। दही, अंडे, आलू, ताज़ा दूध और खुश्क दूध भी महंगे ही हुए हैं। सीरियसली मेरा दिल कहता है ना कि हांडी में सेब काट के डालने टमाटर की जगह, इसलिए लिटरली आजकल सेब सस्ते हैं, अनार सस्ते हैं और टमाटर महंगे हैं। 150 रुपए तक आपको सेब और अनार जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन टमाटर नहीं मिल सकते आपको। फिर क्वालिटी नहीं मिल रही है, दूसरा ये भी मसला प्यार उसके साथ। सो इस हवाले से भी हमने बात करनी है अपने नुमाइंदे से के। इस वक्त मुल्तान में ज़हीर अब्बास हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, क्या सूरत हाल है मुल्तान में महंगाई की? वो सहूलत बाजार और आसानियाँ कुछ बेहतरी हुई चीज़ों में? जी फरा ओवरऑल अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते की निस्बत कुछ जो महंगाई है उसका जोर टूटता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह शायद ये है कि 8 जो सहूलत बाज़ार हैं, सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ पर कंट्रोल रेट पर चीज़ें दस्तियाब हैं। तमाम शहरी शिकवा करते नज़र आते हैं कि जो सस्ते सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पर क्वालिटी जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। अगर वो आम मार्केट की बात की जाए तो आटे की कीमत जो है आम मार्केट में वो 1100 रुपये, जबकि सरकारी रेट उसका जो मुकर्रर किया गया है वो 860 रुपये मुकर्रर किया गया है 20 किलो जो आटे का थैला। इसी तरह दाल मूंग की अगर बात करें तो 192 रुपये उसका सरकारी रेट है, जबकि आम मार्केट में वही जो दाल मूंग है वो 220-230 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। टमाटर की जिस तरह आप बात कर रहे थे तो टमाटर की जो कीमत है वो डबल सेंचुरी दोबारा से क्रॉस कर चुकी है। कहीं पर 200 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है तो कहीं पर 220 रुपये फ़ी किलो भी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू की बात की जाए तो आलू अवामी सब्ज़ी शुमार होता है। पिछले दिनों
देखने में यही आया था कि आलू की कीमतों में भी इजाफा हुआ, वो इजाफा बदस्तूर जारी और सारी है। 70 रुपये सरकारी रेट है, जबकि आम मार्केटों में वही आलू 80 से 85 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत की बात की जाए तो 64 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर वही प्याज जो है आम मार्केटों में वो 80 रुपये से कम नहीं मिल रहा। इसी तरह दीगर चीज़ों में अगर बात की जाए फलों की, तो सेब की बात करें, केले की बात करें, तो सरकारी रेट उनके जो है वो कुछ और मुकर्रर किए गए, मगर आम मार्केटों में वो महंगे फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के दौरान ये चीज़ देखने में आई है कि जो चीज़ पहले 50 से 60 रुपये फी किलो महंगी हुई थी, वो अब 30 से 40 रुपये है। 10 से 20 रुपये फी किलो चीज़ों की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आ रही है। उसकी शायद वजह यह भी है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट है उनको मुतहरिक किया गया है। पिछले दिनों नाक़िस कारकर्दगी पर मुल्तान में 24 प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए गए थे कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद वो मुतहरक हुए। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 जो ग्राम फरोश हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। ये भी बता दीजिएगा, ये सुनने में आया था, ये भी सुनने में आया था कि हिदायत की गई है डीसी साहिबान को कि वो खुद जाके मंडी खुलने के रेट पे उस वक्त खुद रेट जो है उसे मॉनिटर करें। इस हवाले से भी आपको कोई इत्तला है कि ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो मंडियों में जाकर भी चीज़ों के जो रेट हैं उनको कंट्रोल करने में अपनी कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाकों में जो है वो ग्राम फरोश मुतहरिक हैं। आज भी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 81 जो ग्राम फरोश है उनको गिरफ्तार किया गया। ज़हीर हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान से, आपका शुक्रिया। कराची में शहराज मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी शहराज, बताइए कराची में क्या सूरत हाल है? जिस तरह मुल्तान का बताया ज़हीर ने, क्या कराची में भी कुछ कीमतें नीचे आ रही हैं, आवाम कुछ मुतमईन है? देखें, कराची में भी प्राइस जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और इसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। खाने पीने की तमाम तरह अशिया, चाहे वो अजनास हो, सब्जियां हों या गोश्त हो, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और इसी वजह से शहरियों के लिए इसका उसूल इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया हो या वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत, सभी की जानिब से नोटिस लिए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं कि आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अमलन कोई इकदाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं शहर कायद में और हर कोई मन माने निर्खों पर ही इस वक्त अशिया खरोनोश फरोख्त करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरियों की जो कुव्वत खरीद है वो इंतहाई कम हो गई है। आटा, दाल, चावल, चीनी जो लाजमी जुज़्व हैं, हर घर में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। आटा तकरीबन 70 से 75 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, चीनी 95 से 100 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि दालें भी जो हैं 200 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो के दरमियान जो है इस वक्त फरोख्त हो रही है। और दिहाड़ीदार तबका जो 500 से 600 रुपए योमिया कमाता है उसके लिए अब रोजाना का खर्चा पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है और वो यही अपील कर रहा है हुकूमत से कि सिर्फ वादे और दावे ना किए जाएं। सियासी जो हम मामला देख रहे हैं शहर कायद समेत पूरे मुल्क भर में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए जाएं, क्योंकि तमाम तर पार्टियां जो हैं सिर्फ वादे और दावे कर रही हैं, एक दूसरे को मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर निशाना बना रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आवाम की फलाह और बहबूद के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है सिंध हुकूमत की जानिब से। शुक्रिया शहराज, थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म को इस तरह के ना टाइम बाउंड नहीं बयान देना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा, वो फिर नहीं होता तो लोग फिर उसको 100 दिन के अंदर हम ये बदल देंगे, वो 100 दिन, फिर 200 दिन, फिर कई सौ दिन। तो ये आप खुद जब टाइमलाइन तय करते हैं तो मुश्किल पैदा कर लेते हैं। लेकिन ये इसलिए भी शायद होती है कि अवाम थोड़ा सा हौसला कर लेंगे और उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने ही बताया कि इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक महंगाई कमी देखी जा रही है, महंगाई में 8.76% जो है इस वक्त हो रही है और अब उम्मीद करते हैं आगे भी मजीद कमी आए। हमजा क्यों मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चूँकि बैकग्राउंड एक जैसा है तकरीबन, तो बड़ा मज़ा आता है। आपने कभी गन्ने से रॉ बनती हुई देखी है, वो जो गुड़ बनते हुए देखा? हाँ जी, बिल्कुल बनते हुए। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि दोबारा से ना वो आबाद हो जाए, इसलिए कि जितना हम चीनी का सुनते हैं ना मुसीबत, तो हमें शक्कर, एक तो ब्राउन शुगर जो कि हेल्थ के लिए अच्छी है, दूसरा देसी, और तीसरा किसान को इतना लॉस नहीं होगा, और तीसरा डायरेक्ट सोर्स से आप खरीद सकेंगे और उसका जायका भी जो है ना वो कुछ बड़ा मजे का होता है। अब बिल्कुल खत्म हो गए, हम सब जो हैं वो भागते हैं। अब क्रशिंग के रेट भी तय हुआ जिस पे कुछ इख्तलाफात भी हुए, सो चीनी भी महंगी होती जा रही है, किसान को कीमत नहीं मिलती। हल यही है कि अपना उगाओ और अपना खाओ, सो बेहतरीन जो है उस पर जाए। अच्छा, एनीवे, ये बहुत बाबरकत महीना है, रहमतों का,
अल्लाह ताला का हम पे ख़ास फजल कि इस महीने में जिसे कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन की तशरीफ़ आवरी हुई इस दुनिया को, जिसे पूरे मजहबी जोश व अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। और तकलीफ दे बात यह है कि इस मौके के ऊपर फ्रांसीसी सदर जो हैं उनकी तरफ से एक ऐसा अफसोसनाक बयान आया जिसकी तरदीद की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरमाइएगा सर, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इस पर एहतजाज इस वक्त कर रहे हैं, पाकिस्तान का स्टैंड और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से क्या है, इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे कि फ्रांस के साथ और फ्रांसीसी सदर की इस जो तौहीन आमेज़ गुफ्तगू है और ये कार्रवाई है उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए? देखिए, इस वक्त जो पूरी मुस्लिम दुनिया में जो गम गुस्सा है वो फितरी है, और ये जो रद्द अमल था ये बिल्कुल फितरी है। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है, और ये एक मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये गुस्ताखाना खाके, ये जाली जैसे इदारों ने ये पहली मरतबा ने ये पहले भी कर चुके हैं। मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले इस किस्म की एक मजबूत कोशिश की गई, जिस पर मैंने अपने रद्द अमल का इजहार भी किया था और एक सख्त मजम्मती बयान भी दिया था। आप देखते हैं कि इससे पहले कभी गुस्ताखाना खाकों से उनकी एग्जीबिशन की बात की जाती है और ऐसी तस्वीर की नुमाइश का इशारा दिया जाता है, पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान के जरिए और अपनी तकरीर के जरिए जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास को पिछले माह था सितंबर में, उसमें इसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, ये नफरत आमेज जो बयानात हैं, ये खतरनाक रुझान है और हमें इसका तदारुक करना होगा। फिर ने मिसाल होलोकॉस्ट और वहाँ की जो इजहार है वहाँ उसको सामने रखते हुए उस पर कज़गन लगाई है, पाबंदी लगाई है। इसी तरह वो गुस्ताखाना खाकी है और हुजूर की शान में गुस्ताखी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, हमें नामंजूर है और इस पर एक रद्द-ए-अमल आएगा। चुनाचे इस पर उन्हें पाबंदी अज खुद लगानी चाहिए। उन्हें फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव से ये दरख्वास्त की है और अपनी तकरीर भी इसकी निशानदेही की है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिदायत दी है और इंशाअल्लाह इस पर हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। एक तो आज हमने दफ्तर खारजा में तलब किया है फ्रांस के सफीर को, और अपने जज्बात, मुसलमानों के जज्बात, पाकिस्तानी कौम और अवाम के जज्बात उन तक पहुँचाएंगे। हम समझते हैं कि फ्रांस के सदर के बयानात में जल्दी पे तेल का काम किया है, उन्हें अपने माशरे को तकसीम किया है और एक खतरनाक रुझान को हवा दी है कि उनके अपने मफाद में नहीं है, ये फिर यूरोप के मफाद में नहीं है। यूरोप में आज बेपनाह मुसलमान बसते हैं और उनके जज्बात जो हैं इस वक्त हासे मजरूह हैं। इसी चीज को सामने रखते हुए जो इंशाअल्लाह अगले माह OIC का वज़ीर खारजा का इजलास होगा, उस इजलास में मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह एक रेजोल्यूशन टेबल करूं जिसमें इस किस्म के गुस्ताखाना खाकों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जाए, इनको आउटलॉ करने का मुतालबा किया जाए और दुनिया में अवेयरनेस को उजागर करने के लिए 15 मार्च का दिन मैं तजवीज़ करना चाहता हूं कि हर साल एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, ये जो बढ़ता हुआ है रुझान है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं, मुख्तलिफ माशरे यकजा होकर आवाज़ बुलंद करें। और इंशाअल्लाह अगर इस फोरम पर OIC के फोरम में कामयाबी होती है तो फिर मेरी ख्वाहिश होगी एक जॉइंट रेजोल्यूशन टेबल किया जाए OIC की तरफ से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर एक रेजोल्यूशन टेबल किया जाए और इस रुझान की बेखनी की जाए।
बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत वज़ीर शुक्रिया, ख़ारजा थैंक यू शाह सो महमूद मच। कुरैशी अपडेट साहब कर रहे थे हमारे साथ हमें उन मौजूद थे। तमाम इक़दाम मालिक जो कि ज़ेर गौर है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की, और जिसके ज़रिए से जो पाकिस्तानी अवाम के भी जज्बात और पाकिस्तानी हुकूमत के जज्बात जो हैं वो पहुँचाए जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में बाइकॉट फ्रांस की मसनूआत का चल रहा है। तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने ऑफ शेल्फ कर दी हैं चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, और बहुत सारे एहतजाज। पर सिर्फ एक चीज़ है, आज़ादी इजहार राय की बात की जाती है, आप हमारे नबी के बारे में ऐसे गुस्ताखाना जुमले अदा करते हैं और तब आप इजहार जो है आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं, लेकिन जब तुर्की के सदर आपके सदर की बात करते हैं तो तब आपको आज़ादी इजहार राय बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, और वो इतना नागवार गुजरा है कि अपने सफ़ीर को वहाँ से वापस बुला लिया गया। लेकिन दो इस वक्त इस रहनुमा हैं जो कि सामने आए हैं, जिसमें तुर्की के सदर अर्दोगान और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने खुल के इसके बारे में अपना मौक़िफ़ भी दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो रब्ता भी किया है फेसबुक के बानी से कि इस मवाद को जो कि गुस्ताखाना है हटाया जाए, खत लिखा गया। सो ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमसे हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की जाती है, और हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब जैसे हम बार बार कहते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि फेक खबरें आ रही हो तो उसका मतलब है कि जोग्राफियाई हदूद की सिक्योरिटी, उसका मतलब है कि तहजीबी, सकाफती इक़दार और वरसे की सिक्योरिटी, उन वैल्यूज़ की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी समेत बहुत सारी और मामलात। और गुड न्यूज़ है अब, और वो गुड न्यूज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अब जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है ना पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, हम सारे उसको जो है इस्तेमाल करते हैं। कोरोना के दिनों में तो हमने उसको जिसे कहना चाहिए ना अपना ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लिया था। और सबसे ज़्यादा दोस्ती निभाने का तरीका क्या होता था? नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दो ना। अच्छा, बात होती है पूरा पाकिस्तानी जो है ना वो एक दूसरे से लेके ही नेटफ्लिक्स चला रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी वर्जन लॉन्च करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए ये बताया कि अब पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और पहली OTT टेलीविज़न जैसे नेटफ्लिक्स का पाकिस्तानी वर्जन कहा जा सकता है वो लॉन्च करने की अब तैयारी मुकम्मल, विच इज़ रियली ए गुड न्यूज़। और इस ज़मीन में टेक्नोलॉजी का काम मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा से कहा गया है कि वो मवाद से मुतालिक हिदायत जारी करें। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की पहला OTT टेलीविज़न लॉन्च करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। उसके बारे में हमें बताइएगा कि क्यों ज़रूरत महसूस की गई और इसके लिए कंटेंट जो है वो कैसे इकट्ठा किया जाएगा, क्या पॉलिसी होगी इसके हवाले से? हमारा इसमें जो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है वो दो हैं कि एक तो ये कि कंप्रेशन टेक्नोलॉजी होती है जिससे जो डाटा है वो कंप्रेस होता है, क्योंकि आप ये डाटा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा इसको चलने के लिए कंप्रेशन चाहिए होती है ताकि ये स्मूथ चले। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा YouTube और कई हमारी जो ऐप्स हैं वो चलते चलते रुक जाती हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स को आप देखेंगे तो वो बड़ा कम ही ऐसा होता है कि उनकी फिल्म रुक जाए, इसलिए कि उन्होंने जो अपना फिल्म का डाटा है उसको कंप्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा अच्छा कंप्रेस किया होता है, जिसकी वजह से वो नहीं रुकती। तो हमने उसके बराबर की एक कंप्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी इंडिजिनस बनाई है। दूसरा जो है वो सर्वर, क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा होता है और जो स्टोर करना होता है सर्वर में, इंटरनेशनल सर्वर्स बड़े महंगे पड़ते हैं, लिहाजा हमें वो सर्वर्स जो हैं वो चाहिए जिनकी कॉस्ट इफेक्टिव हो। वो सर्वर्स अब हमने अपने जो है वो अवेलेबल किए हैं। अब तीसरा पार्ट है कंटेंट का। कंटेंट पाकिस्तान में एक तो हमारा अपना कंटेंट बन रहा है, दूसरा हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंटेंट चाहिए, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं कि कंटेंट कंपनीज को टेक्नोलॉजीज कंपनी को साथ बैठाएंगे और उसके बाद एक नई कंपनी बनेगी और ये प्राइवेट कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट नहीं बना सकती इस तरह की काम। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं कंटेंट कंपनीज को, टेक्नोलॉजी कंपनीज को कि वो आपस में मिलें और ये पाकिस्तान का एक बड़ा OTT जो है वो लॉन्च करें, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। इंटरनेट अब हर जगह के ऊपर है और पाकिस्तान को बाहर भी जो अपना कंटेंट दिखाना है उसके लिए भी OTT चाहिए और उसके लिए ये बड़ा इफेक्टिव एक मीन्स होगा हमारी आवाज़ को, हमारे कल्चर को, हमारे ड्रामा को। ठीक है फवाद चौधरी साहब, नौजवान फिल्म मेकर्स इस प्लेटफॉर्म से कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे और उन्हें क्या सहूलियात मिलने जा रही हैं? देखिए, बात ये है
कि इसका बुनियादी फ़ायदा ही हमारे जो नौजवान हैं, जो फिल्म मेकर हैं, जो फिल्म लिखने वाले हैं, ड्रामा लिखने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको होगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म उनको मुयस्सर होगा जिसके ऊपर वो अपना जो फ़न है वो शेयर कर सकेंगे, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में शेयर कर सकेंगे, इंटरनेशनली शेयर कर सकेंगे। अब जिसमें जितनी सलाहियत है उसको मौका मिलेगा, उसको उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना फ़न दिखा सके। बिल्कुल सही। ये भी बता दीजिएगा सर, मैंने पहले भी आपसे ये जानने की कोशिश की थी कंटेंट की गाइडलाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद कोई कंट्रोलिंग पॉलिसी होगी, तो उसके बारे में मुमकिन तौर पे क्या पॉलिसी होगी इसकी, किस तरह का कंटेंट व्यूअर एक्सपेक्ट करे इस जगह पे? देखिए, वो मैंने पैमरा को कहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं और करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, और एक तो जो हमारी मुकामी मामलात हैं उसके वो रहें जो भी मामला, लेकिन एक हमें जाहिर है कि एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इंटरनेशनली उसको जो है वो देखा जा सके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, और सेंसरशिप जो है उसमें वो काफ़ी उसको जो है वो रिलैक्स होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल क्वालिटी का कंटेंट बना। इसका फ़ायदा है पाकिस्तान में ये होगा कि हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, इसी तरीके से हमारे जो इलाकों की सकाफत है, लोकल स्पोर्ट्स हैं, वो कोई काम नहीं हो पा रहा। तो इससे एक मौका मिलेगा कि हमारी जो लोकल स्पोर्ट्स हैं, लोकल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा और वो अपनी चीज़ें जो है वो शोकेस कर जी ठीक है। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो फरा, नौजवानों को क्या फ़ायदा होगा, जो नौजवान फिल्म मेकर्स हैं वो कैसी मूवीज़ बनाना चाह रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा, फ़ायदा क्या होने जा रहा है, और क्या उनको लगता है कि जो वो कंटेंट बना रहे होंगे वो इस पे लगेगा भी या नहीं लगेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला अहमद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? कितने खुश हैं आप? उतने खुश हैं जितना मैं खुश हुई सुन के, इसलिए कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिलेंगी मुझे सर आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे ख्याल से कि ये खबर मैंने भी 2 दिन पहले जब पढ़ी थी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन थी ये बात कि फाइनली हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मीडियम मौजूद होगा जिस पे हम अपनी वो बात कर सकेंगे जिसके लिए हमें मीडियम नहीं मौजूद था। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरसे से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो एक मीडियम मौजूद रहा है वो टेलीविज़न था, जो कि ऑब्वियसली पैमरा से रेगुलेट होता है, और उसमें कई ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिनको हम चाहे भी ना तो उसे ना तोड़ सकते हैं ना उसके बियॉन्ड जाके काम कर सकते हैं। इसी तरह भी दूसरा मीडियम रिसेंटली रिवाइव हुआ है हमारा सिनेमा, बट स्टिल वो इतना रिस्की नहीं होना चाह रहा बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर जिन पे हम बात कर सकें, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस नहीं आता उसके ऊपर। तो ऐसे में वो हम जैसे राइटर्स जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ बात कहनी है या वो वाली बात कहनी है जो कोई कह नहीं पा रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई मीडियम मौजूद नहीं था। तो इस खबर से मुझे ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि हमें वो मीडियम मौजूद होगा जिससे हम इस तरह की बात कर सकें जो हमें पहले नहीं कहने को मिल रही थी। ठीक है, तो वो किस किस्म की बात होगी? आप क्या समझते हैं कि ये जब एक पाकिस्तान का यंगस्टर को मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो हमें क्या आर्ट फिल्म्स टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी, हमें कोई साइंस फिक्शन ज़्यादा मिल जाएगी, हमें कोई सोसाइटल इश्यूज ज़्यादा मिलेंगे, जैसे वो कह रहे थे साइंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी चीज़ें? आप क्या समझते हैं क्या चीज़ें हैं जो कि इस वक्त आएंगी हमारे सामने? मेरे ख्याल से इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है, इसलिए कि जब तक हमने मैदान नहीं सराया हमें नहीं अंदाज़ा घोड़ा किस किस्म का होगा। लेकिन जहाँ तक कंटेंट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जिस तरह टीवी पे अभी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं चीज़ें, जो वही सास बहू के ड्रामे और वही मसाइल और वो चीज़ें, मेरे ख्याल से हमारी यूथ नहीं देखना चाहती वो चीज़। हमारे मसले हैं, हम चाहें तो अपने मसलों को उजागर कर सकते हैं जिनमें वो सोशल इश्यूज़ आते हैं जिनको अगेन हम उन मीडियम्स में नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे जिनमें हम करना चाहते हैं, बट हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अलाउ नहीं कर रही हैं। प्लस हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं अभी टीवी पे या फिल्म पे लयारी के किसी एक बच्चे की कहानी नहीं बता सकता जो उठ के नासा जाना चाहता है, या हम अपनी अभी 2 दिन पहले हमारी एक एथलीट की डेथ हुई है, टेक्वांडो जो थी बेल्ट थी, मेरा ख्याल माहम आफ्ताब नाम था ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हो तो उनकी कहानी अगर मैं सुनाना चाहूँ तो मेरे ख्याल से अभी उसका मीडियम हमारे पास मौजूद नहीं है, मार्केट नहीं मिलती, लोग कहते हैं रेटिंग नहीं आती है। बट मैं अगर स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह की कहानियाँ बाहर आएँ, सोचें कितनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हमको मीडियम मिलेगा बात करने का। नेटफ्लिक्स के सीजंस देखे ना, 13 रीजंस व्हाई, मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरा बेटे देखते क्यों है, लेकिन वही आप वाली बात की यूथ जो है यूथ कनेक्ट करती है। देखना चाहती है। कैसे करेंगे इस कंटेंट को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पाकिस्तान कैसे बनाएगा? हमारे पास क्या ऐसे फिल्म मेकर्स नौजवान मौजूद हैं कि जिनके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ हैं, वैसी प्रोडक्शन है कि हम कर सकते हैं? मेरे ख्याल से प्रोडक्शन क्वालिटी इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बेहतर है, क्योंकि हम ऑब्वियसली अब जो फिल्म मेकर निकल के आ रहा है वो पढ़ कर आ रहा है फिल्म स्कूल से, बहुत से बाहर से, बहुत से यहाँ से। तो
अब वो मौका है कि अभी हम एक्सपेरिमेंट के टाइम से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो पूरी दुनिया पिछले 4-5 साल से एक्सपेरिमेंट के टाइम से गुजर रही है, वो इंडिया हो या USA हो या UK हो, और अब जाके उनको थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन हुआ है कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। तो अब जब हमने इस बात को अनाउंस किया है हमारे गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से हम फिल्म मेकर्स के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें तो कुछ अर्सा सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए चाहिए। अभी हम सिर्फ इसके साथ प्ले करेंगे कि हमारे किस जॉनर में हम क्या बात कर सकते हैं, फिर शॉट डाउन होगा कि हम किस सिम्स में जाना चाह रहे हैं। लेकिन यकीनन हमारे पास ऐसे राइटर्स मौजूद है जो कहानी कहना चाहते हैं, और अभी कहीं हैं हमारे यहाँ। अभी हमारी रिसेंटली एक फिल्म गई थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने जा रही थी, लाल कबूतर, तो यंग फिल्म मेकर्स की बनी हुई है। मेरे ख्याल से अली अब्बास नकवी की लिखी हुई है, एक यंग राइटर हैं कराची से वो, और मैं बहुत फैन हूँ उस बात का कि अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको प्रोडक्शन मिली है, उनको सिनेमा की स्क्रीन्स दी गई हैं और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। तो मेरे ख्याल से ऐसे हज़ारों नौजवान मौजूद हैं, होपफुली मुतसमीन, कि उनको अगर मौका दिया जाए अपनी कहानी कहने का और अपने तरीके से कहने का, तो मेरे ख्याल से दे कैन डू वंडर्स। तो आपको लगता है कि ये जो सास बहू के ड्रामे हैं उनके लिए मुश्किलात आप लोग पैदा कर सकते हैं कि भाई आपकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी अगर ये प्लेटफॉर्म आ जाता है और हम कंटेंट बनाते हैं? तो मेरा ख्याल है दुख की बात यह है कि उनकी व्यूअरशिप कम नहीं होगी। अच्छा। वजह इसकी ये है कि मीडियम का बहुत फ़र्क है। हमारा अगर टेलीविज़न इस प्रोसेस पर काम करता रहा कि TRP चाहिए और TRP के लिए हमें रुलाना है और तलाक़ें करवानी है, तो ऐसे लिखने वाले भी चाहिए होगी क्या? मेरे ख्याल से भी तो कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे TRP की आपकी TRP डिपेंड करती है आपके टारगेट ऑडियंस के ऊपर। आप ये डिपेंड करते हैं ना कि आपको OTT प्लेटफॉर्म, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है जो यूज़ कर रही है, क्योंकि ये है मीडियम बाई चॉइस वाला। यहाँ पे आपको TV पे लगा नहीं दिया गया कि 12 साल का बच्चा भी अपनी अम्मा के साथ आके बैठ के वही देख रहा है, मेरे पास तुम हो, डिफरेंट ड्रामा, आई एम सॉरी। लेकिन ये बाय चॉइस है कि आपको लॉगिन करना है, आपको पासवर्ड लगाना है, उसके बाद आपने चूज करना है कि इन तमाम स्ट्रीमलाइन शोज में से मुझे ये वाली चीज़ देखनी है, मुझे 13 रीजंस वाई देखना है, कि मुझे ब्रेकिंग बैड देखना है, कि मुझे पीकी ब्लाइंडर्स देखना है, कि आपकी अपनी चॉइस है। तो जब आपकी चॉइस आपकी होगी ना, तो आपकी TRP का स्टैंडर्ड चेंज होगा, आपको वो फॉर्मेट चेंज होगा। तो बताया ना कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसको अभी सिर्फ 2-3 साल तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए चाहिए, फिर इसके डूज एंड डोंट्स प्लान होंगे। इट विल बी वेरी अर्ली फॉर पेमरा टू डिसाइड कि क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से एक फर्टाइल लैंड रहा है, सोचने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए, सादत हसन मंटो से लेकर इसमेत चुगताई तक। उस टाइम पे जब बात करना भी मुश्किल था, बहुत सारे जिन्हें आप कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, मगर जिन्होंने ऐसे मौजूदात पर बात उठाई है, कलम उठाया, आज भी आप बैठ के पढ़ें तो आप हैरान हो जाते हैं कि आज की बात मुमकिन कैसे, आज की बात, आप आज कोई नई बात करना चाहते हैं तो आपको लगता है ये बात तो बहुत पहले हमारे बड़ों ने कर दी थी, हो चुकी है। तो हम शायद कोई नया अंदाज ढूंढें या नया तरीका ढूंढें, बट अब ऑब्वियसली अपने ऑडियंस के हिसाब से हम टोन चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, लेकिन एसेंस वही रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, जितने आप मोटिवेटेड हैं हम भी उतने ही मोटिवेटेड, और हमें लग रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अच्छे तरीके से हमारे यंग जो फिल्म मेकर्स है वो भी इस्तेमाल करेंगे और हमारी यूथ को भी ये पसंद आएगा, देखेंगे इसको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है, उसके बाद करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और आज तो मुझे लग रहा है हम हाइब्रिड वॉरफेयर का जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, सब पे बात करें। पहले हमने कल्चरल उस पर बात की कि कितनी ज़रूरी है नज़रियाती और कल्चरल सिक्योरिटी, और अब हम बात करें हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो अपने बच्चों को पोलियो से बचाएं, ये आपका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ निभाएं। मोजी मर्ज़ के खात्मे के लिए 128 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 2,10,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, और पोलियो के खात्मे के लिए 30 मिलियन से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। फराग, क्वेश्चन यहाँ पर यही है, पूरी दुनिया में 2 ममालिक, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान, ऐसा क्या हुआ कि हम पोलियो को शिकस्त देने में नाकाम रहे? लेकिन सिर्फ ये हुआ कि वालिदैन ने कतरे नहीं पिलवाए, वरना वही वैक्सीन जिससे वो पिला के पूरी दुनिया ने इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल किया, वही 2 कतरे पोलियो से बचाव की वैक्सीन के आपके घरों तक पहुंचाए जाते हैं। दोबारा से ये कैंपेन इससे शुरू हुई कि पिछले महीने जो कैंपेन चली वो बहुत कामयाबी के साथ 94% उसका सक्सेस रेट रहा, यानी 94% बच्चे जो हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जा सके। जो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ हुई उसमें 96% हो गया, सिर्फ 4% जो हैं जो बच्चे मिस आउट हुए हैं, अब उनके लिए ये कैंपेन दोबारा से रन की जा रही। कोशिश करें कि वो 4% बच्चे भी पोलियो के कतरे पी लें, ताकि हमारे तमाम बच्चे जो हैं वो इस मुहलिक मर्ज से महफूज रह सकें। इस हवाले से बातचीत भी हमने करनी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पोलियो मुहिम डॉक्टर नादिया अता हमारे साथ हैं।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि ये आज से फिर शुरू हो रही है पोलियो कैंपेन। हमने तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं, लेकिन आप बताइएगा कि तवातर के साथ जो है पोलियो मुहिम का जो सिलसिला चल रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं कि इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग मतवातर कैंपेन्स कर रहे हैं पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए। हमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो यही हैं कि पेरेंट्स जो हैं जब तक वालिदैन ख़ुद नहीं चाहेंगे अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराना, तो हम जितनी भी कोशिश कर लें हम 100% रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते। टीम्स जो हैं वो घर घर जा रही हैं और इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने इस चीज़ को बहुत अहम समझें। ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है, ये एक दफ़ा अगर आपके बच्चे को इफ़ेक्ट कर जाता है तो उम्र भर की माजूरी जो है ये आपके बच्चे को दे देगा, और इसका कहीं भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक दफ़ा आपके बच्चे की बॉडी पैरालाइज हो गई, उसके मसल्स जो हैं वो डेड हो गए, तो ना दुनिया की कोई मेडिकेशन और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट आपके बच्चे को उसकी जो है वो रिकवरी दे सकेगा। जी ठीक है, तो इसको अहम समझें, क्योंकि आप हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप खुद तो भी बस यही है रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से। जी आप खुद भी पोलियो का शिकार हुई, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जी बिल्कुल, मैं खुद भी मेरी लेफ़्ट लिम्ब पे पोलियो पैरालिसिस है, और अनफॉर्चुनेटली जितनी एफ़र्ट्स गवर्नमेंट अब करी है, जब मैं आई वाज अ किड तो उस वक्त इतनी ना अवेयरनेस थी और ना ही इतनी इस तरह की कोई कैंपेन्स वगैरह जो है वो की जाती थी। वहाँ पे सेंटर्स हुआ करते थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते थे और उनको जो है वो हिफाजती टीका लगवाते थे, और अगर ड्रॉप्स अवेलेबल होते थे तो पिलाते थे। लेकिन अब दौर बहुत चेंज हो चुका है, तो मैं इसी वजह से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें ये एक ऐसा मर्ज़ है। अगर मैं मतलब आज डॉक्टर भी हूँ, डिप्टी हेल्थ के ओहदे पे भी फाइज हूँ, मैंने दुनिया में हर जगह मतलब सर्च किया है कि कहीं पे इस पैरालिसिस का कहीं पे कोई क्योर हो, कहीं पे कोई ट्रीटमेंट हो तो जिससे जो है वो मैं रिकवर कर सकूँ। तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नथिंग फॉर पोलियो पेशेंट्स। सिर्फ ये एहतियात है जो कि हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नादिया, इस दफ़ा तो हर एक ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डाला है, भले वो उलमाए कराम हों, भले वो समाजी कारकुन हों, आप जैसे डॉक्टर्स हों जो कि ख़ुद भी मोटिवेटेड हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, फिज़िकल उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मीडिया है जिसकी भरपूर कैंपेन और साथ शामिल है। क्या अभी भी वालिदैन जो है वो नहीं है इस बात से आगाह हो पा रहे कि कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने? क्या अभी भी उनके अंदर कोई किसी किस्म का पसोपेश है, कोई रीजंस रह गई हैं उनके पास ना कतरे पिलाने की? देखिए, रीज़न तो उनके पास कोई नहीं होनी चाहिए। उनके पास सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो जो हमारी 10 to 20% ऐसी पॉपुलेशन है, हमारी ऐसे लोग हैं कि जो बॉदर नहीं करते हैं, चले कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मतलब बिलीव नहीं शायद उनको है कि इस तरह का कोई वायरस है, या वो जैसे हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है ना कि नहीं ये फ़लाँ के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता। तो इसी उसमें है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस अब हो गई है, जितना मतलब गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट कर रही है, मीडिया हर बंदा अपना जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो पेरेंट्स के अंदर कोई फेयर नहीं है। ये सिर्फ ना खुद से नहीं चाहते, इंटेंशनली ठीक है, या इनको कोई पेरेंट्स का कोई वो कह लें कि उनको लापरवाही है, उनकी कोई लेजीनेस है जिसकी वजह से लापरवाही है उनकी। अच्छा, हम मनाजिर दिखा रहे हैं मुसलसल जिसमें बर्फबारी में भी पोलियो वर्कर्स जो हैं वो जा रहे हैं, और हमजा बर्फबारी हो चुकी है, मुल्क के बहुत सारे बालाई इलाके जो हैं वहाँ टेम्परेचर माइनस में भी चला गया है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कोरोना की वजह से भी तो डरे हुए हैं। तो आपको इस तरह की भी कोई मुश्किलात आ रही हैं इस कैंपेन के दौरान? लेकिन सक्सेस रेट तो माशाल्लाह 96% विच इज़ ह्यूज, वी मस्ट अपलॉड कि कितना खूबसूरत आप लोगों ने काम किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से आफ्टर कोविड जब कैंपेन स्टार्ट हमने की थी, तो हमारा सबसे पहला जो हमारी जिन चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया था, उनमें से नंबर 1 पे हमारे कोविड SOPs थे कि जिसको हमारे हर वर्कर ने हमने खुद फॉलो करना है। उसमें ये है कि हमारे हर वर्कर के पास जो है वो उनको मास्क प्रोवाइड किए गए हैं, उनको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और प्रॉपर उनकी कोविड के ऊपर ट्रेनिंग उनको दी गई है कि आपने किस तरीके से आपने एक
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आपने जो बच्चे को ड्रॉप्स देने हैं वो किस तरीके से देने हैं, और हर बच्चे को जब आपने ड्रॉप देने हैं तो उससे पहले आपने किस तरह से खुद को सैनिटाइज करना है, और कितनी देर बाद उन्होंने हैंड वॉश करने हैं, और कितने टाइम बाद उन्होंने एक दिन में अपना मास्क चेंज करना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नादिया, WHO ने कहा कि पाकिस्तान अगला मुल्क होगा जो पोलियो वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। आप कितनी पुरुम्मीद हैं, और जो हुकूमत इकदामात उठा रही है उसके बाद आप क्या समझती हैं कितना वक्त लग सकता है इस मूजी मरज़ को शिकस्त देने में? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा अपनी इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारा WHO के लोग हैं, वो सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, डे एंड नाइट वो लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग ही इसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, WHO भी इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर रहा है। और बात अब सिर्फ ये है कि पेरेंट्स को जब तक देखें, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा सेहतमंद रहे, तो कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो है या कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। तो बात तो शुरू भी इसी चीज़ पे होती है और एंड भी इसी चीज़ पे होती है कि पेरेंट्स को जब इतना ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प किया जा रहा है, आप लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो काइंडली आप इस चीज़ को जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, which is very important। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये सब बातें जो हैं ये हम डॉक्टर नादिया अता ने की हैं, जो कि ख़ुद जो है वो पोलियो का शिकार हैं, जो खुद इस मामले को उन्होंने फेस किया, उन्होंने सफ़र किया है, और उसके साथ वो रेजिस्ट करने की बात कर रही हैं कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाने हैं। और हमसा, मेरा ख्याल है कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़र्ज़ है कि आपने अपने बच्चों के लिए, हम कितनी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेहतरीन चीज़ें दिलाएँ, उनको लिए बेहतरीन घर बनाएं, अगर उनकी सेहत के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। और फरा, एक अहम चीज़ इसमें यह है कि पेरेंट्स पहले घबराते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, और दूसरा अब नंबर्स मौजूद हैं, आप उन पर राबता करें। 128 अजला में अब फिर से कैंपेन पोलियो शुरू हो चुकी है, और पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि इसका इलाज नहीं है, इलाज नहीं है और इलाज नहीं हो सकता आपके बच्चे का। सिर्फ एक एहतियात ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने बच्चों को पोलियो के मूजी मरज़ से बचा सकते हैं। एहतियात कीजिए, पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाते रहें जब तक वो 5 साल के नहीं हो सकते, लाजमी पिलाएं। मिस हुआ है ना तो इंतज़ार ना करें कि आप तक टीम आए, आप कोशिश करें कि रीच आउट करें कि इस दफ़ा हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो मिस हुए, ताकि मिस ना हो जाएं किसी तरह से। मुसलसल कतरे पिलाने से ये मर्ज़ जो है इसका खात्मा हो सकेगा। जब तक पाकिस्तान में खुदा न खासा कोई एक बच्चा भी इन्फेक्टेड है, इस वायरस से बहुत सारे और बच्चों के मुतासर होने का ख़तरा जो है वो मौजूद है। सो जो 4% बच्चे जो हैं वो रह गए हैं, आज से जो कैंपेन शुरू हुई है उन बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने के लिए है। ध्यान कीजिए कि आपके बच्चे उन 4% बच्चों में तो नहीं है जो कि पोलियो के कतरे पीने से रह गए हैं और इस वजह से वो इस खतरनाक बीमारी की जद में है। अगर ऐसा है तो कोशिश करें कि आप खुद जो है आगे बढ़कर इस मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो की जरूर पिलवाएं। अब हमें जाना है एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी हमजा। अब फरा, आपको पता ना जब कोरोना वायरस आया तो बहुत सारे बहरान हमारे सामने आए इस मूजी बीमारी की वजह से, और जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों को शदीद इस बहरान ने, इस कोरोना वायरस ने मुतासर किया, वहीं आर्ट की दुनिया में भी खलबली मचा दी है। और इससे बहुत ज़्यादा जो मुतासर किया वो उन आर्टिस्टों को था जो कि पाकिस्तान के छोटे छोटे आर्टिस्ट जिनका लाइवलीहुड जो है वो इन चीज़ों के साथ था। आर्ट एग्जीबिशंस होना रुक गई, गैलरीज बंद हो गई, छोटे पैमाने पर काम करने वाले आर्टिस्टों की ज़िंदगियाँ जो है वो मफलूज हो गई, उनको बहुत सारा जैसे खाने का बहरान तक उनके यहाँ आ गया, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। PNCA ने भी इस हवाले से बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें तकरीबन 20 के करीब सीनियर लोक फनकारों, साजिंदों और मौसीकारों को माली इमदाद फराहम की गई। और क्या क्या एफर्ट्स की जा रही हैं पेंडेमिक के दिनों में आर्ट की तरवीज के लिए, इसके फ़रोग के लिए, उस हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर जनरल PA फौजिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, जोशों में। हाँ माशाल्लाह। अच्छा,
अच्छा, फौजिया सईद साहिबा का एक बैकग्राउंड है, कमिंग फ्रॉम एन एक्टिविज्म, जहाँ पे आपने वुमेन राइट्स की बात की, आपने बहुत सारी से कहना चाहिए बॉन्डेड लेबर की बात की, और अब आर्ट तक का ये सिलसिला। पेंडेमिक में डील करने में क्या मुश्किलात आ रही हैं? एक तो ये था कि मैंने PNCA का चार्ज लिया जनवरी में, तो अभी मैंने मशीनों में तेल डाल के और अपनी स्पीड पकड़ी थी, तो ये हो गया। तो ब्रेक लगाने बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये साथ ही हमने स्विच किया बहुत से ऑनलाइन चीज़ों पे, और जिसकी इतनी हमें नहीं भी थी कैपेसिटी टेक्नोलॉजी की, तो वो हमें फ़ौरन अडॉप्ट करनी पड़ी। तो हमने ऑनलाइन कॉन्सर्ट शुरू किए, आर्टिस्ट को जिस तरह आपने कहा कुछ हमने इमदाद एक छोटे पैमाने पे दी, हर सूबे में ही दी, लेकिन ज़्यादातर ये कैबिनेट डिवीज़न कर रहा है जो बड़ा काम है। फिर उसके बाद हमने आर्टिस्टों को ट्रेनिंग दी कि वो अपने फ़ोन्स के साथ और चीज़ों के साथ छोटे छोटे माइक्स लेके ख़ुद से करना शुरू करें, जिससे वो काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको। बिकॉज़ शुरू में हमारा ख्याल था 1 आध महीने चलेगा, फिर ये इतना लंबा हो गया सिलसिला, तो उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की ओरिएंटेशन बड़े काम में आई। अच्छा फौजिया सईद साहिबा, आजकल तो जैसे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, तो वाई नॉट PNCA's यूट्यूब चैनल, जहाँ पर कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स, अभी भी आप एक प्रोग्राम के उसमें राजस्थान, तो इस तरह की कोई चीज़ों के लाइव लोग देख सकें और बहुत सारे आर्टिस्टों से मुलाकात भी हो सके। हमने ये जब ऑनलाइन शुरू किया तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि लाइव हो, और उसमें जो मज़े की बात हुई, हम शाम को लेट रखते थे टाइम, तो अमेरिका से, UK से बहुत से हमारा इंटरनेशनल ऑडियंस हो गया, तो दैट वाज गुड। अभी भी ये राजस्थान जो था ये हम YouTube पे लाइव कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और YouTube का चैनल अब बन गया। हमें पता चल गया था कि आप ये सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो गुड लक। इट इज़ गोइंग वेल, मतलब रेनोवेशंस की तरफ और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब हम बड़े स्पेसिफिकली, क्योंकि हम डील करते हैं मौसीकी को भी और विजुअल आर्ट्स को भी, फिल्म को भी, तो हम तीनों एरियाज़ में मज़े के प्रोग्राम्स रख रहे हैं। अब हम छोटी गैदरिंग्स पे आ गए हैं, फुल प्रोटोकॉल के साथ, मास्क्स और सब एहतियातें हम रखते हैं, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया है। तो अब कुछ बेहतरी भी आना शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना का जैसे जोर कम हुआ, तो आप देख रही हैं कि उसमें बेहतरी आ रही है। कुछ ये भी है, फिर कुछ लाइवलीहुड का भी फ़ायदा हो गया ना। अब हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वापस इन फनकारों को एक रोज़ी का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ बीन वेलकम्ड अ लॉट। खासतौर पर बलूचिस्तान के जो लोग फनकार हैं उनकी कुछ मुश्किलात के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, जिससे दिल को बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग फनकार हैं उनको तो सिर्फ मेलों ठेलों में या इस तरह के, जैसे आप वो सजाती थी, तो वहाँ पर आकर ही उनको मौका मिलता था। लाइवलीहुड तो सिर्फ परफॉर्मेंस से ही थी ना। सारे जो गुलूकार और साज बजाने वाले लोग हैं उनका वही था। तो अब हम ये कि क्लासिकल मौसीकी को अलग लेके चल रहे हैं, उसको हम प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल भी, गायकी भी, तो एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम्स की। फिल्म के लिए भी इसी तरह हमने फिल्म प्रोडक्शन का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, 1 साल का। तो अब उसके एक्चुअली अपने फ़ायदे आते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पे पहले हमें रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी कि भाई कैसे हम कर पाएंगे, लेकिन अब ये है कि गिलगित से, क्वेटा से, पसनी से लोग जो हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसे शायद ना आ सकते 1 साल के लिए इस्लामाबाद, लेकिन नाउ दे आर एबल। रजिस्टर करने का तरीका क्या है कि हमारे रिमोट एरियाज़ में बहुत से फनकार मौजूद हैं जिनको शायद पता ही नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म कैसे हमने इस प्लेटफॉर्म पे आना है। PNCA से वाकिफ़ हैं, क्योंकि फनकारों को एक लोक वर्सा, एक PNCA नेशनल लेवल पे तो यही है, बाकी कल्चरल डायरेक्टरेट्स हैं जो सूबों में हैं, तो वो तो बल्कि अभी कोई भी इवेंट शुरू होने वाला नहीं होता तो मुझे फ़ोन कॉल शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। PNCA की महफिल जो है बड़ी यादगार, जिनमें से एक रेशमा जी के साथ जो है मुझे बहुत मेमोरीज अटैच हैं उसके साथ। कुछ उन इम्पोर्टेंट बातचीतों की भी बात करते हैं जो पेशा दौर मुख्तलिफ अखबारात में छपती रही हैं आपके हवाले से। ज़रूर। कि आपने जब आप लोक विरसा में थी तो कोई कल्चरल एसेट्स थे, या जो एक वहाँ पे बहुत बड़ा एक डेटा मौजूद था आर्काइव का, उसको आपने डिजिटल किया और वो फिर कहीं मुल्क से बाहर चला गया, वो क्या? बस वो होता ही है कि जो अच्छे काम करो इस मुल्क में तो उस पर शाबाशी कम मिलती है और उस पर शोर ज़्यादा उठता है। सो जब शोर उठे तो ज़रा आप समझ लें कि कुछ अच्छा ही हुआ है शायद। लेकिन ये ऐसा है कि मैंने बहुत मेहनत की थी इन आर्काइव्स पे जो लोक विरसा की थी। तकरीबन 2.5 साल में मैंने 5-6 साल का काम किया था, 3 शिफ्टें लगा के, बिकॉज़ आई वांटेड टू कंप्लीट इट बिफोर आई गो। तो वो डिजिटाइज़ करके सर्वर में अपलोड करके वो बिल्कुल सर्चेबल है, आप कुछ भी लिखो तो वो सर्च होके आता है। तो बस उस पर अब एक शोर मच गया कि जी वो बाहर कहीं CIA को बेच दिया है। तो उसमें सदाकत है कोई?
क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे तो CIA को मेरा नहीं ख्याल हमारे लोक गीतों से शायद इतनी दिलचस्पी हो और वो YouTube पे भरे पड़े हैं और लोक विरसा के अपने गीत जो हैं वो सारे YouTube पे भरे पड़े हैं। और ये ऐसे देखा जाए तो ये लोक विरसा के गीत नहीं हैं, ये लोक इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये हर एक को आते हैं, यानी ये सीना बस। तो इनको तो चुराना वैसे ही इम्पॉसिबिलिटी है। इन गीतों को अगर आपकी कोई कॉम्पोजिशन हो तो वो तो कोई दे सकता है, बेच सकता है, लेकिन ये तो है ही अवाम की। आपको लग रहा है कि महज बल्ले बल्ले टोर पंजाबन दी, मतलब ये कोई नेशनल सीक्रेट तो है नहीं, या जो भी हो ना, हो जमालो हो, ये कोई नेशनल सीक्रेट तो है नहीं कि कोई किसी को दे देगा या कोई खरीद लेगा। ये तो लोक विरसा या लोक, लेकिन इसमें बैरूनी फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात ही क्यों होती है? वो इस वजह से था कि हमने स्मिथसोनियन जो कि बहुत ही एक मैं समझूंगी क्रेडिबल इदारा है, कल्चरल इदारा है, उन्होंने हेल्प किया था बहुत एडवाइस के थ्रू, और जो US एम्बेसी उन्होंने इक्विपमेंट हमें दिया था। तो पैसे किसी ने भी नहीं दिए थे, लेकिन ये एडवाइस बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उसके बगैर नहीं कर पाया था ना लोक विरसा। तो वो अच्छा होता है कि आप बैरून मुल्क से अच्छी चीज़ लो, तो इतना ही है, उनका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हमें वाइंड अप करना है और आपकी किताब भी आई है ऑन देयर ओन टर्म्स। हाँ, ये भी कोई औरतों की तहरीक के ऊपर आपने किताब लिखी है? जी, ये मेरी कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर और इस साल वो आई है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसको किया है पब्लिश। इसमें मैंने तहरीकें, आपने जैसे कहा मैं मुंसलिक रही हूँ तहरीकों से भी, तो 4 तहरीकें हैं अपने दौर की जो डॉक्यूमेंट की हैं। मैं समझती हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़रूरी होती है कि अपने अपने वक्त की करी जानी चाहिए, ये काम पूरे करके जाने चाहिए। अच्छा, पेंटिंग्स की भी कुछ बातचीत हो रही थी कि 136 के करीब पेंटिंग्स हैं बड़ी कीमती जो कि गायब हो गई, उसके वाले से भी बता। ये ऐसा है कि ये 1973 से प्रोसेस चला हुआ है कि कहीं को बाहर गया, कोई रह गई वहाँ। इसका जिक्र पहले इतना नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है जब या तो कोई खातून टेक ओवर करती है, मुझे तो अभी 6 महीने हुए, लेकिन बहरहाल एक तो वो था, और दूसरा एक बड़ा अच्छा वाक़या ये हुआ कि मुझे अप्रोच किया गया, एक ख़ातून है मैरी शमसा उनका नाम है, UK में, वो ख़ुद भी पेंटर हैं, और अनवर जलाल शमसा बहुत मशहूर हमारे पेंटर रहे, उनकी विडो हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने हस्बैंड की पेंटिंग्स दी थी जो PNCA ने वादा किया वापस करने का, और 35 साल से नहीं कर सके, वो अब हमने लौटाई हैं। ठीक है, तो उस पे भी ताली बजनी चाहिए वैसे तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जो आप कर रही हैं आर्टिस्टों की प्रमोशन के लिए काम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट के मैदान से ना हमारे पास एक खबर है, और खबर वो है कि टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान किसे होना चाहिए। अजहर अली इस वक्त तो कप्तान है, लेकिन बात आई कि कोई तजवीज़ सामने आई है कि बाबर आजम को ही कप्तानी दे दी जाए T20 और वनडे के। आप खुद भी तो एक इतने बड़े क्रिकेट लवर हैं, तो मैं तो अपनी राय तो यहाँ पर नहीं दे सकता कि मैं अपनी राय दूं, मेरी तो राय कुछ और हो जाएगी, लेकिन रमीज राजा साहब ने अपनी राय दी है। वो कहते हैं कि जी कि मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंप दें। और वहीं से ये सारी बहस जो है ना, इसमें ज्यादा गर्मा गर्मी आई है, इस हवाले से हम जानेंगे कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो क्या कहते हैं। आकिब जावेद हमारे साथ हैं। आकिब जावेद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका क्या ख्याल है, ये जो कहा जा रहा है कि दोनों में से कौन कैप्टन होने के लिए ज़्यादा बेहतर और मौजू है, मोहम्मद रिजवान या अजहर अली? आपका वोट किसके साथ? देखिए, थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा। जब ये क्रिकेट बोर्ड आया था 2-2.5 साल पहले, तो इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की थी वो सरफराज को कप्तानी से हटा दी थी, और उस वक्त पहले अजहर अली को गलत बनाया, क्योंकि अजहर अली की दूसरा टाइम था, पहले भी कप्तानी करके छोड़ चुके थे, खुद ही कहा कि मेरी बैटिंग पे कंसंट्रेट नहीं होता। लेकिन ये मिसबा का फैसला था, और 1 साल बाद अगर पहले गलती की आप फिर दूसरी ना करें। बाबर आजम इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट आई स्टिल फील कि उसको T20 और वनडे तक अभी रखें, और अजहर अली को 1 साल और चलाएं, और उसके साथ अगर उसको 2 ऑप्शंस और हैं आपके पास जो कप्तान ग्रूम हो सकते हैं, एक है शार मसूद और दूसरे मोहम्मद रिजवान। 1 साल तक अजहर अली को और मौका दें, क्योंकि ये कोई अच्छा, हमने एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि आप 1 साल के लिए किसी को कप्तान बनाएं, उसको हटा दें। अभी जो फैसला किया था मिसबा को कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच उसको आपने रखा था, तो उसको भी 1 साल और दे दें, ताकि जो आपने
डिसीजन लिए थे उसको कम से कम बैक तो करे क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है आकिब जावेद साहब, ये बता दीजिए कि क्या हम जल्दबाजी नहीं कर रहे? अगर हम रिजवान को कप्तान बना देते हैं, नेशनल T20 कप की उनकी कप्तानी को देखें तो आपको वो कप्तानी कितनी पसंद आई है, और क्या उसकी बिना पर हमें टेस्ट क्रिकेट टीम का उनको कप्तान बना देना चाहिए कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट वैसे उन्होंने नहीं खेली है अभी देखिए उनका एक ही टूर जो है वो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस आई है, ये जो इंग्लैंड वाला है, और एक सीरीज के ऊपर और इन एंड आउट कभी भी परमानेंट अपनी जगह नहीं बना पाए जी। तो मैं यही समझूंगा कि जो कप्तानी है उसको उस बंदे को करना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो अजहर अली को अगर आपने बनाया था तो आई थिंक कि उसको मौका और देना चाहिए, 1 साल तक उसको और दे, कॉन्फिडेंस दे, और फिर आगे 1 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो शान मसूद मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी अगर एक पैकेज देखें, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा आपको ये स्लेव एटीट्यूड ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा बात मानता हो। बट आई थिंक शान मसूद वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अ वाइस कैप्टन। ठीक है, नहीं आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि एडहॉकिज्म पे कैप्टनसी को नहीं लेके जाना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब थोड़ा सा बता दीजिए, जिम्बाब्वे की टीम भी विजिट कर रही है और 3 वनडे मैचेस जो हैं जो कि पिंडी में खेले जाएंगे, 30 अक्टूबर है, 1 और 3 नवंबर को। उसके बारे में कोई हिकमत अमली क्या प्रपोज करेंगे आप? व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू बी अ विनर? और यंग प्लेयर्स को कितना चांस देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आगे जाके मर्ज होंगे सुपरस्टार्स, बट आई थिंक आपको कभी ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी सीरीज जो है वो उनको हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है स्ट्रॉन्ग एनफ, और पाकिस्तान को डेफिनेटली एक एडवांटेज है कि जब से वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद ये T20 नेशनल T20 हुआ है, खासे आपस में जेलिन है, और आई वुड से कि मैच तो जिम्बाब्वे का कोई नहीं है, बट आई थिंक उसमें से अगर आप इस पूरी सीरीज में से कोई एक प्लेयर एस्टेब्लिश कर दे फॉर द फ्यूचर, सो आई थिंक वो अच्छा गोल हो। बिल्कुल ठीक। आकिब जावेद साहब, छोटी टीमें तो पाकिस्तान आ भी रही थी, हमें जिनका इंतज़ार था वो इंग्लैंड थी, साउथ अफ्रीका थी, ऑस्ट्रेलिया थी। अब इंग्लैंड के बाद कुछ दिलचस्पी जाहिर की है साउथ अफ्रीका ने भी। आप क्या देखते हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट अब सही माने में पाकिस्तान लौटने वाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो सीरीज हुई है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, इन इंग्लैंड और जिस तरह वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में आई, तो किसी ने शुरू करना चाहिए। अभी तक देखेंगे बहुत सारे मुल्कों में अभी तक भी लोग डरे हुए हैं कोविड को लेके, और पाकिस्तान से जो क्रिकेट जो गई थी वो तो बहुत पुरानी की बात है, 10-12 साल जब ये दहशतगर्दी वगैरह होती थी। जैसे हालात ठीक हुए मुल्क के, तो डेफिनेटली हर टीम जो है वो फ्यूचर में भी आती रही है, आएंगी, और पास में भी सारी टीमें आती थी। आई थिंक ये तो सिर्फ होता है कि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, आप कोविड को लेके जो सिचुएशन है उसको अगर आप इस एक बबल में प्लेयर्स को रखते हैं और ये क्राउड नहीं आता, तो फिर आई डोंट थिंक कि किसी कोई टीम मना करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये कुछ नए प्लेयर्स के बारे में भी बता दीजिएगा कि इनके प्रॉस्पेक्ट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं और कितना आप इनको देख रहे हैं आगे कामयाब होते हुए? अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली हैं, खुशदिल हैं, तो इनमें से किसको आप समझ रहे हैं कि वो ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, हैदर अली ने अपना एक जो टैलेंट है वो PSL में भी दिखाया, उसके बाद इंग्लैंड में भी, और अभी भी हमने देखा कि उसके अंदर काफी टैलेंट है, और इस तरह के प्लेयर की पाकिस्तान को जरूरत थी, जो कि अपना स्ट्राइक रेट उसका हाई हो और वो डरे ना आउट होने से। वेरएज़ हम पीछे अगर देखें तो हमने कोशिश की कि इफ्तिखार और मोहम्मद आसिफ अली को लेके, बट आई थिंक ये यंग है, ये ज्यादा फायदा होगा अगर इसको आप खिलाएं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने खेलना है, क्योंकि इफ्तिखार और आसिफ अली की क्रिकेट उतनी तो नहीं है जितनी अब एक यंग बच्चे के पास होती है। तो बॉलिंग में देखें जिस तरह से शाहीन और हारिस रऊफ ने मर्ज किया है, आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि काफी अरसे बाद आपको तेज बॉलर्स मिले। आई थिंक उनकी मुकाफर करें, और पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल होगा अगर ये शदाब इन फॉर्म है, ये अगर अच्छा पैकेज है, जो कि T20 वर्ल्ड कप में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान
इंडिया में होना है, तो आई थिंक कंडीशन भी सूट करेंगे, तो बहुत अच्छे गुड साइंस है। बिल्कुल। आकिब जावेद साहब, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस वक्त जारी है, आप उसका स्टैंडर्ड देखते हुए क्या समझते हैं कि यहाँ से हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर प्लेयर्स मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए? पहले हमारे कुछ प्लेयर्स नाराज़ भी हैं, समी असलम नाराज़ हो गए थे, परफॉर्म अच्छा कर रहे थे। लेकिन उसमें होता ही है कि प्लेयर्स को प्रॉब्लम कहाँ से आती है, और ये जो हमारे यहाँ 36 जो कैप्टन टेस्ट कैप्टन बदले हैं 52 से अब तक, तो ये हमें इंडिकेट यही करते हैं कि लेस देन 2 इयर्स एक टेन्योर है कैप्टन का। और अगर आप ऊपर देखें तो क्रिकेट बोर्ड में भी जो टेन्योर है वो भी 2 साल से ज्यादा नहीं बनता। तो ये होता क्या है कि ये हमने इसको लिंक किया हुआ है क्रिकेट बोर्ड को, पैटर्न चीफ पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते थे, अब प्राइम मिनिस्टर है। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारा जितना वो सारा एक काम चल रहा होता है वो एकदम से खत्म बंद हो जाता है, रुक जाता है, और फिर हम रीबिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। हमारे उसमें सिस्टम चेंज होते हैं, उसमें आपका चेयरमैन चेंज होता है, CEO चेंज होता है, कोच, टीम सिलेक्टर, कैप्टन। तो इसलिए वो जो तसलसल है, अगर आप इंग्लैंड की स्टडी करें तो उनकी जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया तो सबसे आगे है, उनका एक कैप्टन जो 4 ईयर उसका टेन्योर बनता है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से बोर्ड टूटे, गवर्नमेंट चेंज हो और सारे लोग चेंज कर दिए जाए। तो आई थिंक कि अगर आप जब तक इस क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलहदा नहीं करेंगे तब तक आपको इसी तरह से निज़ाम चलेगा, और कभी भी इस तरह की कंसिस्टेंट आप कभी भी नेशन नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक है। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आकिब साहब आपका। और उनके लिए जो है ना, शान मसूद उनको कप्तानी के लिए एक बेहतर उम्मीदवार लग रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाबर को भी ना मिले और रिजवान को भी ना मिले। फिलहाल आप अजहर अली को जो है ना, और जो बेहतर हिकमत अमली, जैसे उन्होंने टेस्ट के बारे में भी बात की कि बार बार कैप्टन बदलने से भी फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। एनीवे, आपसे इजाज़त लेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ गुड डे।